रिवीजन, क्विक रिवीजन, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। कि सर पार्टनर्स के रिलेशंस किस चीज से गवर्न होते हैं, कि सर पार्टनर्स के रिलेशंस जो हैं वो उनके रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ड्यूटीज से गवर्न होते हैं। म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का आपस का रिलेशन उनके म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज से गवर्न होता है। ठीक है, तो द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज, ये जो चार पार्टनर्स हैं इनके बीच में क्या बनता है रे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। कि सर इससे गवर्न होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में हर एक के राइट्स दिए हुए होते हैं, हर एक की ड्यूटीज दी हुई होती है जनरली इसी से, और पार्टनरशिप एक्ट से दो चीजों से गवर्न होता है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात। और यदि एक बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। ठीक है, जनरल रूल क्या है कि सर सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगनी चाहिए, उसमें सभी को हाँ बोलना होता है। चलिए, कुछ नॉर्मल मैटर्स होते हैं, यदि ये लोग अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा भी लिख रहे हैं कि नॉर्मल मैटर्स जो है पार्टनरशिप से रिलेटेड वो मेजोरिटी से भी चेंज किए जा सकते हैं, ओके फाइन, वो भी चल जाएगा। लेकिन जो बड़े मैटर्स हैं वो सर पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर्स जब तक कि उसके लिए कंसेंट नहीं कर देते तब तक वो चेंज नहीं हो सकता है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। ये तो हो गई बेसिक बात। नेक्स्ट कि सर अब राइट्स ऑफ अ पार्टनर पढ़ने अपने को और फिर ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर पढ़नी है अपने को। तो आइए राइट्स ऑफ अ पार्टनर जो भी है उनसे चालू करते हैं फटाफट करना। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर? कि सर राइट टू टेक पार्ट इन अ बिजनेस। सर यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है तब तो वैसा माना जाएगा। कि सर नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सर हर पार्टनर का अधिकार है फर्म के बिजनेस में पार्ट लेने का। फर्म के बिजनेस में पार्ट लेने का हर पार्टनर का अधिकार है और राइट है, और वो इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। थर्ड पार्टी के साथ में फर्म को बाइंड करके आ सकता है, थर्ड पार्टी के साथ में फर्म को बाइंड करके आ सकता है वो, फॉर बिजनेस पर्पजेस, फॉर बिजनेस पर्पजेस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑफ द फर्म, बिजनेस पर्पजेस ऑफ द फर्म। अदरवाइज किसी काम के लिए बाइंड नहीं कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू कि सर यदि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि सर मिस्टर ए और बी तो हैं स्लीपिंग पार्टनर और मिस्टर सी और डी हैं एक्टिव पार्टनर्स, यानी कि ये काम संभालेंगे, तो सर ये ही इन्हीं को फर्म को बाइंड करने का राइट होगा विद द थर्ड पार्टीज, बाकी लोगों को ए और बी को नहीं होगा। तो राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस ऑफ द फर्म जो है वो सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली सबको होता है। पर यदि किसी ए और बी स्लीपिंग पार्टनर बन गए तो उनको राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस नहीं होता है। यदि किसी पार्टनर को गलत तरीके से रॉन्गफुली प्रिवेंट किया जा रहा है या डिप्राइव किया जा रहा है इस राइट का, तो सर उसके पास में रेमेडीज हैं इस चीज से बचने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राइट टू बी कंसल्टेड, कि सर हर इंपॉर्टेंट मैटर में, जो भी पार्टनरशिप में किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर पे डिसीजन लिया जा रहा है रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो हर पार्टनर का राइट है कि उससे भी कंसल्ट किया जाए। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। केवल ऐसा करो कि ये दो तीन में से ये दो मिलकर हर बार डिसीजन ले लेते हैं तो ही विल फेल्ट नेग्लेक्टेड, ये गलत होगा। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू गेट कंसल्टेड ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। यदि डिफरेंस अराइज हो जाते हैं रिगार्डिंग ऑर्डिनरी मैटर्स, सिंपल मैटर्स, ये मैं आपको बता चुका हूं अभी क्लास में कि सर यदि सिंपल मैटर्स हैं तो सर मेजोरिटी से भी डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन यदि बड़े मैटर्स हैं लाइक चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, it cannot be decided without the consent of all the partners, it cannot be decided without the consent of all the partners, इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सर जैसे कि बिजनेस चेंज कर रहे हो पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म का ये इतना बड़ा है कि हर एक की कंसल्टेशन प्लस हर एक का उसमें वो कहते हैं ना कि हाँ मेरा भी वो लगेगा इसमें, आई शुड ऑल्सो एसेंट टू इट, हर एक की एसेंट लगेगी। यदि आप किसी पार्टनर को अंदर लाना चाह रहे हो, नए पार्टनर को, इनकमिंग पार्टनर को लाना चाह रहे हो, तो सर हर पार्टनर की कंसेंट लगेगी, इसमें मेजोरिटी काम नहीं आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सर ऑल दी मैटर्स पे राइट टू बी कंसल्टेड होता है।
यदि डिफरेंसेस हैं तो मेजोरिटी, नॉर्मल मैटर्स को लेके डिफरेंस है, मेजोरिटी से डिसाइड कर लो। सर इंपॉर्टेंट जो अबव देन नॉर्मल मैटर्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स हैं, उनमें मेजोरिटी वगैरह काम नहीं आएगी, 100% लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स, कि सर हर पार्टनर का अधिकार है कि वो फर्म की हर बुक को देख सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है और कॉपी भी कर सकता है उसको। ठीक है, वो ये राइट खुद से भी एक्सरसाइज कर सकता है और एजेंट के थ्रू भी एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन इस राइट को बोनाफाइड वे में एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। बोनाफाइड वे में मतलब हर दूसरे दिन गोचेबाजी करने मत पहुंच जाओ, चलो लाओ बताओ अकाउंट्स, मैं भी इस फॉर्म का पार्टनर हूँ, मेरा राइट है देखने का। अबे तुम काम तो करने नहीं दे रहे हो, बस हमको अकाउंट्स अकाउंट्स में उलझाए जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। तो पहला राइट, right to take part in the business subject to a contract between the partners. Second, right to be consulted in all the matters. Third, right to have access to books. Fourth, right to remuneration. देखो बेसिकली तो हर पार्टनर को क्या मिलता है, वो पार्टनरशिप फॉर्म में जा रहा है तो उनको क्या मिलता है कि सर यहाँ से बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होएगा उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी। तो बेसिकली कंसेप्ट तो यही है कि सर इसमें है ना रेम्यूनरेशन या सैलरी की बात नहीं की जानी चाहिए, रेम्यूनरेशन या सैलरी की बात नहीं की जानी चाहिए। पर देखो हर तरीके की पार्टनरशिप्स बनती हैं, कुछ पार्टनरशिप्स एक्टिव, कुछ पार्टनरशिप्स में कुछ एक्टिव पार्टनर होते हैं, कुछ पार्टनरशिप्स में कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। तो सर जो एक्टिव पार्टनर होते हैं, जो एक्टिव पार्टनर होते हैं जो कि फर्म के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, क्या उनको सैलरी का मन में नहीं आता है कि ये तो बैठे हैं और हम काम करें? तो सर बेसिकली तो रेम्यूनरेशन पे नहीं करना होता है, ठीक है, बेसिकली किस लिए, शेयर इन प्रॉफिट्स होता है, ठीक है। बट जहां पर वेयर इट इज कस्टमरी टू पे रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, जहां पर कस्टम है कि यहाँ इस धंधे में या हमारे धंधे में हमारा कस्टम है कि हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, ठीक है, तो वहां पर सैलरी दे सकते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी एक्टिव स्लीपिंग पार्टनर है, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। मिस्टर सी और मिस्टर डी फर्म के लिए अपने जूते रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, तो उन मेहनत ज्यादा कर रहे हैं तो उनको सैलरी दी जाएगी। तो सर या तो बेसिकली तो सैलरी का कोई कंसेप्ट नहीं, लेकिन सैलरी तब दी जा सकती है जब या तो कॉन्ट्रैक्ट में इस बाबत मेंशन किया गया हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, और यदि कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन नहीं है लेकिन कस्टमरी प्रैक्टिस है या तो उस धंधे की या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस की, तो भी सर दिया जा सकता है सैलरी को। अब इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, आइए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कैसा है। पहले जो भी लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं कृपया वो करें, एकदम है ना, बिल्कुल ही छुप के बैठने की जरूरत नहीं है। शेट्टी श्लोक मुंद्रा जल्दी से वीडियो ऑन करो, मनशा, ईशा बांगड़, कनक, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया, एग्जाम में आया हुआ है, एमटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि सर एक फर्म में पार्टनर ए और पार्टनर बी हैं, ठीक है, फर्म के कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि है ना पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, ठीक है, फर्म के कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, पर ये लोग क्या करते थे, 5,000-5,000 रुपए महीने की सैलरी ड्रॉ किया करते थे, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ था तो भी सैलरी ड्रॉ करते थे। नंबर थ्री, कि सर एक दिन ये एक इनकमिंग पार्टनर मिस्टर सी को लाए, मिस्टर सी को लाए, मिस्टर सी को सैलरी या रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन मिस्टर सी ने ये आने के बाद में ऑब्जर्व किया कि हर महीने ये लोग तो सैलरी उठा रहे हैं और मुझे मना कर रहे हैं, तो इसने भी सैलरी डिमांड की, इसने भी सैलरी डिमांड की, तो ए और बी ने कहा भाई हमने तुमको लाते हुए कोई यहाँ पर सैलरी की बात तो करी ही नहीं थी, फिर तुम क्यों सैलरी डिराइव कर रहे हो? कि सर आपने भी तो नहीं की थी लेकिन आप भी तो सैलरी डिराइव कर रहे हो, तो मुझे भी तो हक है लेने का। बात पहुंची, एडवाइस करो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कि सर बेसिकली तो सैलरी का कोई अधिकार नहीं होता है, बेसिकली तो कोई सैलरी का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यदि उस फर्म के या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो या फिर कस्टमरी प्रैक्टिस हो, या तो उस पर्टिकुलर बिजनेस की, जैसे टेक्सटाइल बिजनेस कैलकाटा में है फॉर एग्जांपल, या फिर आपके उस पर्टिकुलर बिजनेस की कस्टमरी प्रैक्टिस है, तो फिर सर तो फिर दी जा सकती है। तो सर सी ने कहा भले ही आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है बट ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, आप हर साल
सैलरी उठा रहे हो या नहीं? तो हाँ सर उठा रहे हैं। तो आपकी कस्टमरी प्रैक्टिस है तो मैं भी तो क्लेम कर सकता हूँ। तो सर इसको भी 5,000 रुपए मंथली का सैलरी का राइट मिला। ठीक है, तो ये आंसर कहाँ से आ रहा है कि सर कस्टमरी प्रैक्टिस है, उधर से आ रहा है। तो राइट टू रेम्यूनरेशन कैसे आंसर करना है वो बता दिया। नेक्स्ट, राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स। ये तो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप है कि सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। ठीक है, तो every partner is entitled to share equally in the profits. This is subject to a contract between the partners. यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सर मिस्टर ए ने 1 करोड़ रुपया धंधे में डाला है, मिस्टर बी ने 50 लाख डाला है, मिस्टर सी ने 50 लाख डाला है, मिस्टर डी ने 25 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। तो सर ये तो हो गए इनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। लेकिन क्या सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो के अकॉर्डिंग रहेगा कि नहीं? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिख दिया गया हो, वो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ एज पर योर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी एज वेल और नॉट? क्या मैं अकाउंटिंग के हिसाब से सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, कि भले ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग अलग हो लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में नहीं होगा, इक्वल होगा। हाँ, दिस इज सब्जेक्ट टू अ चेंज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया सर सबका बरोबर हिस्सा होगा, ओके फाइन, वो तो वैसे भी है। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, कि सर जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो सर ये चेंज हो गया। कोई और लिख दिया इसको 35% मिलेगा, इसको 35% मिलेगा, इसको 10% मिलेगा, इसको 20% मिलेगा। ठीक है, तो सर कोई और रेशियो भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो उस रेशियो में मिल जाएगा यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है। यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सर सबको बरोबर बरोबर का हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बेसिकली तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना नहीं चाहिए, लेकिन यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है फॉर अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फिर पार्टनर्स जरूर ले सकते हैं। लेकिन 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 एक बहुत बड़ा इस पे इफ्स एंड बट्स है। क्या आपने लिख भी दिया कि हमने जिन पार्टनर ने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे, आपने लिख भी दिया तो भी आप तभी ले पाओगे जब उस फर्म में प्रॉफिट्स हो। यदि लॉसेस हैं तो उस फॉर्म में से नहीं, ये आप कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेसिकली तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना है क्योंकि आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो, बट ओनली तब जब प्रॉफिट हो और दूसरा इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो। नेक्स्ट, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस। सर क्या होता है, कई बार पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को पैसे की और एक्स्ट्रा जरूरत होती है। पार्टनर क्या करता है, जब बाहर से लो यार इंटरेस्ट पे करो, इससे अच्छा मेरे से ही ले लो, तो इसने पार्टनरशिप फर्म को एडवांस पे कर दिया। तो क्या उस पे इसका राइट ऑफ इंटरेस्ट होगा? हाँ सर होगा। या तो डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये रेट पे ले पाएगा। यदि कोई रेट डिसाइड नहीं की गई है तो फिर 6% पर एनम की रेट से ये पैसा पे इंटरेस्ट ले सकता है जो इसने पार्टनरशिप फॉर्म को एडवांस किया है। ठीक है, ये था 6% पर एनम। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, सच इंटरेस्ट कीप्स रनिंग अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट whereas an interest on capital ceases to run on dissolution of the firm। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले रहे हैं ये पार्टनर्स, वो कब इंटरेस्ट की गणना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब बंद हो जाएगी? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करते ही इंटरेस्ट की गणना बंद हो जाएगी, चाहे अभी पैसा मिला है नहीं मिला है वो एक गलत बात है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांस की बात करी जा रही है, किसी पार्टनर ने ओवर द वे जाके, आउट ऑफ द वे जाके यदि किसी पार्टनरशिप फर्म को पैसा उधार दिया है तो फिर सर जब तक कि एक्चुअल में इस पार्टनर को इसका पैसा वापस पूरा नहीं कर दिया जाता वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। सच इंटरेस्ट कीप्स ऑन रनिंग अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट whereas इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ceases to run on dissolution of the firm। ये फर्क है। बाहर वाला भी आपको छोड़ता क्या, जब तक आप उसका पैसा नहीं लौटाते उस दिन तक ब्याज मारता वो। नेक्स्ट, राइट टू बी इंडेमनीफाइड। इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टू मेक गुड दी लॉसेस।
ठीक है, जो भी ये पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर हैं, इनमें से एक ने फर्म का काम करते हुए जो भी लायबिलिटी इनकर करी है, हर उस काम किए गए काम के लिए और जो भी लायबिलिटी इनकर करी है उसके लिए इसको पार्टनरशिप फर्म और से इंडेमनिटी प्राप्त होगी। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड और लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम। जरूरी बात क्या है, इन दी ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसने जो धंधा जो लाइबिलिटी इनकर करी है या कोई एडवांस पे किए हैं, दैट हैज बीन मेड in the ordinary and proper conduct of the business, in the ordinary and proper conduct of the business. Add second, I'm sorry, in doing any act in emergency for the purpose of protecting the firm from loss. फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए यदि उसने कुछ भी काम किया है इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे एक नॉमिनल समझ का आदमी, ऑर्डिनरी समझ का आदमी अब गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में अपने खुद के लिए करता, वैसे स्टेप्स इसने इमरजेंसी में उठा लिए, लाइक ट्रक आइसक्रीम वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, तो उसके लिए भी इसको इंडेमनिटी मिलेगी। और जो काम उसने ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में कोई कमिटमेंट कर दिया है, कोई अपनी जेब से पैसा दे दिया है, उसके लिए भी उसको इंडेमनिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, फॉर ऑल द पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड फॉर ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड इमरजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। पॉइंट नंबर 9, क्या ये समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 8, इंडेमनिफिकेशन कहाँ कहाँ मिल सकता है, क्या सबको समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। कनक, रिया, श्लोक, वंशा, ईशा, शेट्टी। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब तक कि सब की परमिशन नहीं लगती तब तक एक नया पार्टनर अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उस नए पार्टनर के कामों में से भी फिर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि बाकी के लोग, बाकी के पार्टनर्स बाइंड होने लग जाएंगे। तो सर हमें उस पर विश्वास होना चाहिए ना, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है ये, इसलिए सर राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब तक एक बंदा भी अड़ जाए। पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं कि सर 50, मान लो इस पार्टनरशिप में 45 लोग हैं, 44 लोग चाह रहे हैं कि आए, एक आदमी चाह रहा है कि नहीं आए ये नया आदमी, ठीक है, तो सर वो प्रिवेंट कर सकता है कि मेरी कंसल्टेशन के बिना आपने इसको ले लिया। नेक्स्ट, राइट टू रिटायर। अब देखो ये इस बात पे निर्भर करता है कि कैसी पार्टनरशिप है। सबसे पहले तो इफ द पार्टनरशिप इज फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन एंड इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, सर पार्टनरशिप एट विल में तो हर पार्टनर का अधिकार होता है, वो जब चाहे दूसरे लोगों को नोटिस पकड़ा के, दूसरे पार्टनर्स को नोटिस पकड़ा के कि भैया अब ये मेरी तो इच्छा नहीं है, अब इस पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म किया जाए, मेरी विल नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, अब इस पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म किया जाए, तो सर वो खत्म कर सकता है। पार्टनरशिप एट विल है तो। पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन है तो सर अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, राइट टू रिटायर। तो सर ये इन्होंने डिसाइड किया 5 साल तक हम लोग इस फर्म को चलाएंगे, अभी 2 साल ही हुए, ये पार्टनर बोला भाई ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना प्रॉफिट दिख रहा है, कृपया इस पार्टनरशिप फर्म को बंद करो। तो बाकी के पार्टनर्स में से यदि एक भी अड़ जाए, यदि एक भी अड़ जाए तो सर उस पार्टनर को रिटायर होने का अधिकार नहीं है, उसको चलना पड़ेगा साथ में। इसलिए बेहतर क्या है कि सर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन यदि आप लोग बना रहे हो तो या तो उसमें पहले जो भी पार्टनरशिप बना रहे हो या तो उसमें रिटायरमेंट प्रोविजंस डालो कि यदि कोई पार्टनर हमारे यहाँ से रिटायर होना चाहता है तो इस तरीके से होगा, तब तो वो होगी अच्छी पार्टनरशिप डील, या तब तो वो होगा अच्छा पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो रिटायरमेंट के प्रोविजंस डालो, या तो उस हिसाब से होगा। यदि रिटायरमेंट प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड में नहीं डाली गई है तो ये देखना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है या पार्टनरशिप एट विल है, कैसी पार्टनरशिप है हमको ये देखना पड़ेगा। पार्टनरशिप एट विल है तो दो मुंह पे नोटिस मारो और रिटायर हो जाओ और फॉर्म खत्म कर लो। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है तो ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, so every partner has a right to prevent the admission of a new partner in the firm without consent of all the partners इंक्लूडिंग हिज ओन कंसेंट। तो एडमिशन का तो ये हो गया रिटायर, कि सर रिटायरमेंट का पहला उसूल कि या तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रिटायर हो जाओ, जो भी एग्रीमेंट बनाया है आपने उस हिसाब से रिटायर हो जाओ,
यदि कॉन्ट्रैक्ट में रिटायरमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर सेकंड रूल है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। मैं रिटायर होना चाहता हूं, बाकी के तीनों की सबकी कंसेंट लगेगी, ठीक है। और तीसरा, जहां पर पार्टनरशिप एट विल है वहां पर किसी की कंसेंट कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, पार्टनरशिप हम खत्म करना चाहो कर लो, नहीं तो रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहो कर लो। तो सर या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जिस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है वैसे रिटायर हो सकते हो, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सर सारी पार्टनर्स की कंसेंट से हो सकते हो। और तीसरी बात, यदि पार्टनरशिप एट विल है तो फिर किसी की भी कंसेंट कंसेंट की भी रुकने की जरूरत नहीं है, बाकी के पार्टनर्स को जस्ट आप नोटिस देके रिटायर हो सकते हो। नेक्स्ट, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। ये बहुत बड़ा राइट है, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर में पूरा टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है आता है आता है आता है, इंपॉर्टेंट मान के चलना। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड कि सर हर पार्टनर का अधिकार है कि बाकी के पार्टनर्स में जो बाकी के पार्टनर उसे उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, एक्सपेल नहीं कर सकते फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। हाँ, एक्सपल्शन किया जा सकता है, एक्सेप्शंस भी है इस बात के। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर किया जा सकता है, उठा के बाहर फेंका जा सकता है उसको, लेकिन उसके कुछ सेट कायदे नियम है, 6 नियम है जिनको फॉलो करोगे तो ही एक्सपल्शन करेक्ट होगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट एक्सपल्शन होगा। तो बेसिकली तो सर राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, तो सर बाकी के 3 पार्टनर्स मिलके सोचे इसको बाहर फेंक देते हैं, इसके हिस्से का प्रॉफिट अपन 33% ईच ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप। he cannot be expelled from the firm by any majority of the partners unless पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस बारे में कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब बना रहे हो, कल 15 पॉइंट बताए थे कि नाम, अपना एड्रेस, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनरशिप का बिजनेस क्या क्या है, ये सब अपन डालेंगे। उसमें एक एक्सपल्शन का डीड जब तक नहीं हो आप तब तक पार्टनर को बाहर नहीं निकाल सकते हो। उस एक्सपल्शन का डीड में होने के बाद में भी, एक्सपल्शन रिलेटेड प्रोविजंस डीड में होने के बाद में भी 3 4 5 6 बातें फॉलो करनी पड़ेगी, जो सही होगी तो ही आप बाहर निकाल पाओगे। अदरवाइज पार्टनर का एक्सपल्शन नहीं किया जा सकता। तभी किया जा सकता है जब पार्टनरशिप डील में एक्सपल्शन रिलेटेड प्रोविजंस डालो, उसके बावजूद भी और 4 5 चीजें पड़ेंगी। आइए नेक्स्ट, राइट, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। सर आउटगोइंग पार्टनर है, पार्टनर बाहर जा रहा है, पूरा अधिकार होता है कॉम्पिटिंग बिजनेस करने का, पूरा अधिकार होता है कॉम्पिटिंग बिजनेस करने का। सर लेकिन क्या इस पे ऐसा रोका जा सकता है कॉम्पिटिंग बिजनेस करने से? हाँ सर, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि तू बाहर जा रहा है, सेम काम मत करना, या फिर पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक, अगले 3 साल तक सेम काम मत करना, या फिर हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट मत करना, ठीक है। या फिर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो सर जिसने गुडविल खरीदी है वही इसका काम करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत चीजें होती हैं, बट आइए देखते हैं। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, क्या आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? सर एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन अ कॉम्पिटिंग बिजनेस, ठीक है, लेकिन उसको यदि कॉन्ट्रैक्ट में मना कर दिया है कि आउटगोइंग होने के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाओ, अगले 2 साल तक नहीं करना, तो उसको रुकना पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सर वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है, उसको एडवर्टाइज भी कर सकता है। लेकिन सर देखो, 2 सिचुएशंस बताई, पार्टनर बाहर जा रहा है, सर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट नहीं और कॉन्ट्रैक्ट ने उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया कि नहीं तेरे को नहीं करना है, तो फिर उसको नहीं करना है। अच्छा, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, जहां वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, वहां पर भी उनको 2 बातों को ध्यान रखने की, 3 बातों की ध्यान रखने की जरूरत है कि सर एक तो उसे फर्म का नाम यूज नहीं करना है कॉम्पिटिंग बिजनेस करते हुए कि यार मैं उधर ही था, उसी पार्टनरशिप फर्म के नाम के ऊपर कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करना है। दूसरा, उसको पुरानी फर्म का बिजनेस कैरी ऑन करते हुए नहीं दिखाना है अपने आप को कि मैं तो उसी फर्म का पार्टनर हूँ, लाओ काम मेरे को दे दो, जबकि अब वो है नहीं आउटगोइंग पार्टनर। तीसरा, पुरानी फर्म के कस्टमर्स सॉलिसिट नहीं करने, उनको तोड़ तोड़ के नहीं ले जाना है, जो कि वो फर्म के
ये फर्म से बाहर निकल रहा है उस समय ABCD 4 कस्टमर्स हैं फर्म के, उनके साथ में नहीं करना है। इसके निकलने के बाद में F और J और पार्टनर और फर्म के कॉम्पिटिंग, वो कहते हैं ना फर्म की कॉम्पिटिंग बिजनेस के कस्टमर्स थे, लेकिन इसके जाने के बाद बने। जब जाने के बाद बने तो आप इनको जरूर सॉलिसिट कर सकते हो, लेकिन जाने से पहले जो फर्म के कस्टमर्स थे उनको सॉलिसिट नहीं करना है, उनसे उनसे धंधा करने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में रोका है तो नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रोका है तो कर सकता है, लेकिन फिर भी 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्म के पुराने कस्टमर्स को नहीं तोड़ना है, फर्म का नाम यूज नहीं लेना है, खुद को फर्म का बिजनेस करते हुए बता के फिर धंधा नहीं लेना है। राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। सर, जब एक पार्टनर बाहर निकल रहा होता है तो इसको इसके हिस्से की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। यदि आप इसको इसके हिस्से की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट नहीं दे रहे हो तो फिर क्या होगा सर? या तो जब तक कि आप इसको इसकी प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे देते तब तक प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी, प्रॉफिट्स में जो भी हिस्सेदारी है वो, और या फिर इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन इसके हिस्से की प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स। मान लो 10 करोड़ रुपया निकलता है इसका, ठीक है, 10 करोड़ रुपया निकलता है, तो सर इसका 6% से इंटरेस्ट लेना है या फिर प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेनी है? कौन सा ज्यादा अमाउंट बनेगा उस हिसाब से लेना है, ये इसको डिसाइड करना है। क्यों भाई, तुमने मेरा पैसा तो अभी तक दिया नहीं, तुम मेरे पैसे को धंधे में काम लिए जा रहे हो, मुझे तो तुम लोग दे ही नहीं रहे हो। तो प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी जो है, या तो वो प्रॉफिट ले लो, या मतलब प्रॉफिट में परसेंटेज वैसे ही ले लो बाहर जाने के बाद में, जैसे कि अभी तक तुम बाहर नहीं गए हो उतना तुम्हारा हिस्सा होता। ठीक है, हिस्सा तो दिया नहीं अभी तक, तो या तो मेरी प्रॉफिट्स में परसेंटेज दो जो पहले से डिसाइडेड था, या फिर इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। मान लो प्रॉफिट्स बने ही नहीं उस साल, तो ये क्या चूज कर लेगा? या तो पैसा दे दो, नहीं दे सकते तो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दे देना। ठीक है, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी अंटी मेरे पापा की, ऐसे बोलते हैं। टॉस भी, हेड्स भी मेरा, टेल भी मेरा, और मुट्ठी भी मेरी। तो मतलब ये डिसाइड कर सकता है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, राइट टू डिसॉल्व द फर्म। सर, यदि पार्टनरशिप एट विल है तब तो वो चाहे जब नोटिस देके फर्म को खत्म करवा सकता है। ठीक है, एनी पार्टनर। तो सर ये तो एक राइट हो गया। और वो कोर्ट्स को कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, यदि पार्टनरशिप और फिक्स ड्यूरेशन है या दूसरी पार्टनरशिप्स हैं उनमें इसके पास में यदि डायरेक्टली राइट नहीं है तो ये कोर्ट में जाके भी फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। तो एवरी पार्टनर हैज गॉट अ राइट टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, तो ये तो थी राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स। अब अपन चलेंगे टुवर्ड्स ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स की तरफ चलते हैं। सर, पहली तो है मैंडेटरी ड्यूटीज, यानी कि कंपलसरी ड्यूटीज जो हर किसी पार्टनर को माननी है। दूसरी है ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट, यानी कि वैसे तो ये ड्यूटीज हैं लेकिन यदि एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो इनको मतलब नहीं भी मानो तो भी चल जाएगा। तो सर आइए पहली करते हैं, मैंडेटरी ड्यूटीज, कंपलसरी ड्यूटीज जो करनी ही करनी है। सर, पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होता है कि सर म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। सो एवरी पार्टनर शुड एक्ट इन गुड फेथ एंड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। गुड फेथ में काम करना है, बिजनेस ऑफ द फर्म किस लिए कैरी ऑन करना है? फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सबको फायदा, सबका फायदा देखना है, खुद का ही नहीं देखना है, सबका देखना है और कॉमन बेनिफिट में करना है। दस द मैंडेटरी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, कंपल्सरी ड्यूटीज आर इस तरह, फर्म का जो बिजनेस है वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए होना चाहिए। क्या तुम लोग को समझ में आया? क्या आप लोग को समझ में आया? क्या आप लोग को समझ में आया? एम आई ऑडिबल?
एम आई ऑडिबल? कनक, एम आई ऑडिबल? यस, बीच में कोई Yes, डिस्कनेक्शन हो sir. गया था। ठीक है, तो पहला क्या काम है कि सर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए चलना, के लिए के हिसाब से काम करना है, जिसमें सबका सबसे ज्यादा फायदा होता हो वो काम करना है। दूसरा है टू बी जस्ट एंड फेथफुल, कि सर एक दूसरे के लिए एकदम फेथफुल, जैसा राइट बिहेवियर होना चाहिए वैसा। ऐसा नहीं कि यार कुछ खरीद के ला रहे हो फर्म के बेसिस पे तो सर उसमें कुछ बीच में अपना कुछ पैसा बना लिया, नहीं, ये सब नहीं करना है, फेथफुल होना है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला रिलेशनशिप है ना, इसलिए जब भी मांगे जाए पार्टनर्स के द्वारा तो हर चीज का सही अकाउंट, ट्रू अकाउंट देना चाहिए और फुल इंफॉर्मेशन देना चाहिए। To render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his, not only the partner but his legal representative also। यदि कोई पार्टनर बाहर चला गया, उसकी डेथ हो गई है, इस वजह से बाहर चला गया, तो सर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जो जानकारी मांगते हैं ना वो पूरी देनी चाहिए। तो सर कॉमन एडवांटेज, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के हिसाब से काम करना है, जस्ट एंड फेथफुल रहना है एक दूसरे के प्रति, ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, पूरी जो भी पार्टनर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको देनी है जिस भी इंफॉर्मेशन से फर्म इफेक्ट हो रही है। टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी डैमेज कॉज्ड इट बाय रीजन ऑफ हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है समझो। सर इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, फर्म के एक पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ में कोई भी काम कर दिया है, उससे रिलेटेड पेमेंट कर दिया है, ठीक है, नंबर वन। सर उस सब के लिए फर्म इसे इंडेमनीफाई करेगी, कोई इमरजेंसी में कोई काम कर लिया उन सब के लिए फर्म इसको इंडेमनीफाई करेगी। सर अब ये सेकेंड सिचुएशन उल्टा, सर ये फर्म को इंडेमनीफाई करेगा जब इसने कोई थर्ड पार्टी के साथ में फ्रॉड किया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सर एक पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ में फ्रॉड कर दिया, क्या थर्ड पार्टी उसके लिए पूरी पार्टनरशिप फर्म को लायबल बना सकता है कि यस सर ही इज इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, ये उनका एजेंट है। तो सर जो इसने किया है एक्चुअल में वो प्रिंसिपल लोगों ने, बाकी के पार्टनर्स ने किया है, तो सर इसके कामों के लिए बाकी के पार्टनर्स और पूरी पार्टनरशिप फर्म को लायबल बनाया जा सकता है, सब रेस्पॉन्सिबल होंगे उस फ्रॉड के लिए जो थर्ड पार्टी के साथ में किया गया है। लेकिन बाद में इससे इंडेमनिफिकेशन ले लेंगे, भैया तूने बेवकूफी करी, तूने फ्रॉड किया, तेरे गलत कामों के लिए तू हमें इंडेमनिफाई करेगा, यू विल मेक गुड द लॉसेस कॉस्ट टू अस। बोलो बात समझ में आई? यस सर। सो इट इज वन ऑफ द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर टू इंडेमनिफाई द फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स, टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी डैमेज कॉस्ट टू द फर्म और बाकी पार्टनर्स बाय रीजन ऑफ हिज फ्रॉड इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये लास्ट पॉइंट जो मैंने, इंडेमनिफिकेशन बोथ वेज, पार्टनर भी फर्म को इंडेमनिफाई करेगा और फर्म भी पार्टनर को इंडेमनिफाई करेगी, ये समझ में आया या नहीं आया? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, तो श्लोक मुंद्रा तेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर. ठीक है, चलिए, तो ये तो था ड्यूटीज में से मैंडेटरी ड्यूटीज। अब अपन चलेंगे ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट, यानी कि ये बेसिकली ड्यूटीज तो हैं, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो फिर हम इनको फॉरगो कर देंगे। ठीक है, आइए इस सबको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार रीजॉइन कर लीजिए ऑन द सेम लिंक।